आज जिस स्पीड पर ट्रम्प काम कर रहे हैं, अगर 2026 में दुनिया बच गई तो ये चमत्कार हो जाएगा। पहले अमेरिका का वेनेजुएला के अंदर घुसना, प्रेसिडेंट मुडोरो को वहां से अगवा कर लेना, रूल वेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर की धज्जियां उड़ा देना, इसके बाद ईरान को धमकाना कि वहां भी यूएस हमला कर देगा क्योंकि अयतुल्ला खामनी के खिलाफ वहां प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन अपने ही घर में आइस की बर्बरता के चलते ट्रम्प सरकार के खिलाफ देश भर में माने अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि भैया पूरी एफ फाइल तो दिखाओ, कुछ तो छुपा रहे हो डोनाल्ड। अब अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए, देश को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपना अगला निशाना बना सकते हैं? अभी तक तो ग्रीनलैंड को खरीदने वाली बात मजाक लग रही थी, लेकिन उसे अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बीते कुछ दिनों में ग्रीनलैंड पर अपना जो रुख है वो और भी कड़ा कर दिया है। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे चुके हैं। वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की बात समझ में आती है, लेकिन एक नेटो मेंबर माने एक इलाके को अपनी ही मिलिट्री का आप डर दिखा रहे हो। कहीं अमेरिका यह सब करके अपने पैरों पर बुलडोजर तो नहीं चला रहा है? ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर टोटल कंट्रोल यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। उनका यह कहना है कि अगर अमेरिका जल्दी कुछ नहीं करता है तो इस रीजन में रशिया और चाइना, जो अमेरिका के दुश्मन है, वो कब्जा जमा लेंगे। लेकिन यही बात तो रशिया प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के बारे में सालों से कहते आए हैं कि यूक्रेन पर टोटल कंट्रोल रशियन सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना यूक्रेन रशिया के दुश्मनों के कैंप पे चला जाएगा और नेटो मॉस्को के दरवाजे पर आ धमकेगा। लेकिन अमेरिका वहां तो ये लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करता है। वहां तो वो रशिया को इंटरनेशनल लॉ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी का ज्ञान देते हैं, लेकिन आज खुद डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की नकल करना चाहते हैं। ये सब दोगलापन है। इसीलिए आज के एपिसोड में अमेरिका के इस दोखले कैरेक्टर को ना एक्सपोज करेंगे। ग्रीनलैंड की कहानी के जरिए अमेरिका की ऊंची राजनीति को डिटेल में समझेंगे। क्यों आज अचानक से अमेरिका को ग्रीनलैंड की इतनी याद आ रही है? ऐसा क्या छुपा है ग्रीनलैंड में जिसे पाने के लिए ट्रंप नेटो में भी दरार डालने को तैयार हो गया है? कैसे ये ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की जीत एक नेटो वर्सेस नेटो लड़ाई को तब्दील कर सकती है? और फाइनली अगर कल ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो बाकी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? 12 जनवरी को रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने अमेरिका की संसद में एक नया बिल पेश किया। इस बिल का नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट, जिसका मकसद है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ऐसी शक्ति दे दी जाए जिससे वो जब चाहे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले और उन्हें रोकने वाला कोई भी ना हो। अब वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद भी ट्रंप पर उठे सबसे तीखे सवालों में एक सवाल ये था कि उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले कांग्रेस की अप्रूवल क्यों नहीं ली। इसीलिए इस नए बिल के साथ रिपब्लिकन ग्रीनलैंड के केस में भी वो बची कुछ जो कसर है वो पूरी करना चाहते हैं। एक लीगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा ही है। हालांकि इंटरनल अफेयर के मामले में ये एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, लेकिन जहां बात डिफेंस की आती है, फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, डिसीजन आज भी डेनमार्क लेता है। ट्रंप के प्रेशर के बीच में भी ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को एक एलाय के रूप में जरूर देखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहता है। वहां के प्रधानमंत्री ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो किसी भी दिन डेनमार्क का हिस्सा लेना पसंद करेंगे, लेकिन यूएस का नहीं। डेनमार्क ने ये बात बार बार क्लियर कर चुका है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है। वो यूएस को ग्रीनलैंड नहीं लेने देगा। Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU. उधर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे डेनमार्क की जो वर्चस्वता है उस पर ही अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप का ये मानना है कि ठीक है, कुछ 100 साल पहले डच ग्रीनलैंड पर पहुंच गए नाम लेकर, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ग्रीनलैंड उनका हो गया। You know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. ये बात सही कही ट्रंप चाचा ने। इस बात पे कम से कम नेटिव अमेरिकन जो है वो बहुत सहमत होंगे इससे। डेनमार्क ने ये बात साफ कर दी है कि वो अपनी मर्जी से या शांति से ग्रीनलैंड को हैंड ओवर नहीं करेंगे। ट्रंप को मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना होगा और ट्रंप कभी भी कर सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है ट्रंप का आजकल। और ट्रंप के लिए दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका का तो हिस्सा है नहीं कि जब मर्जी की वहां सत्ता पलट कर दी, लूटपाट मचा दी। डेनमार्क तो नेटो का हिस्सा है। अगर उसकी टेरिटरी यानी ग्रीनलैंड पर कोई हमला होता है तो उसे बचाने के लिए जंग में नेटो के सारे देश को आना पड़ेगा, वाई रूल वाई लॉ। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका अभी नेटो का मेंबर है, तो टेक्निकली अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर मिलिट्री इस्तेमाल करती है तो नेटो के अंदर एक इंटरनल वॉर या सिविल वॉर जैसी हालत उत्पन्न होगी, जिससे इनिशियली नेटो खत्म हो जाएगा। जिस अलायंस को वेस्ट ने यूएसएसआर से बचने के लिए बनाया था, उसी का पतन का कारण आज अमेरिका बन सकता है। वह देश जो दशकों से नेटो के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ है, आज वही इसे मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार दिख रहा है। इसीलिए बिगड़ते हालात को देखते हुए यूरोपियन के तमाम लीडर्स ट्रंप से सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल बॉर्डर का ध्यान रखकर काम करने की सलाह दे रहे हैं।
लेकिन ट्रम्प फिलहाल ग्रीनलैंड की जीत पकड़ कर बैठे हुए हैं और वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी इसी हफ्ते वॉशिंगटन में उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर से मिलने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या उन्हें भी व्हाइट हाउस में जलील किया जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं जेलेंस्की के साथ हुआ था। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड से सडनली इतना लगाव क्यों हो रहा है, अपने ही दोस्तों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, कुछ तो बड़ी बात होगी ग्रीनलैंड में। देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी जियोग्राफी समझते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का ना सबसे बड़ा आइलैंड है। एरिया के मामले में इतना बड़ा है कि इसमें 6 जर्मनी समा जाए, लेकिन इतने बड़ी जगह होने के बावजूद इसमें सिर्फ 56,000 के आसपास लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि ना चाहते हुए भी ये अपने आप को हर कुछ सालों में ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के बीच में पिसता पाया है इसने अपने आप को। ये आइलैंड यूएस और यूरोप के बीचों बीच पाता है अपने आप को। इसके एक तरफ है आर्टिक ओशियन जो तेजी से पिघल रहा है और दूसरी तरफ है अटलांटिक ओशियन जिसे अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड फ्लो करता है। अब जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के ज्यादा करीब है, इसीलिए अमेरिका के मोनो डॉक्ट्रिन के तहत ये इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। लेकिन अमेरिका जो भी खेले पॉलिटिकल और कल्चर, सदियों से यह आइलैंड यूरोप के साथ ज्यादा क्लोज कनेक्ट रहा है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लगभग 300 साल पहले कॉलोनाइज किया था, तब से वह डेनमार्क का ही राज चलता आया है। अगर आप मॉडर्न एरा की बात करें तो साल 1953 में ग्रीनलैंड ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा बनता है। इसके बाद 1979 से ग्रीनलैंड लगातार डेनमार्क से दूर और अपना एक सेल्फ रूल की तरफ बढ़ता आया है। आज वहां पर अपना एक पार्लियामेंट है, अपने लोकल लॉज है, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। डेनमार्क वेस्ट ग्रीनलैंड की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी जैसे मैटर को ना हैंडल करता है और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा आता है, क्योंकि ग्रीनलैंड का डेनमार्क के साथ रिलेशनशिप अच्छा तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा दोस्त है। ग्रीनलैंड के लोगों के साथ डेनमार्क ने हिस्टोरिकली बहुत ही अन्याय किया है, जिसमें फोर्स कंट्रासेप्शन, छोटे बच्चों को आइलैंड से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश, उन पर जबरदस्ती डेनमार्क कल्चर थोपने का इल्जाम, ये सब शामिल है। डेनमार्क आज ये बात मानता है कि ग्रीनलैंड के साथ पास्ट में उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसके लिए डेनमार्क की सरकार ने ऑफिशियली माफी भी मांगी है। आज भी डेनमार्क ग्रीनलैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने से पीछे हटता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर ग्रीनलैंडर्स अलग रहना चाहते हैं, डेनमार्क से आजादी चाहते हैं। लेकिन जब बात डेनमार्क और किसी और पावर को चूज करने की बात आती है तो तब वो डेनमार्क को ही चुनते हैं। तो फिर इन सबके बीच में सवाल ये आता है कि जब वो चाहते हैं डेनमार्क के साथ ही रिलेशनशिप मेंटेन करना, तो अमेरिका बीच में कबाब की हड्डी क्यों बनना चाहता है। ग्रीनलैंड को लेकर आज जो भी हंगामा दिख रहा है उसे देखकर तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सब रोग अमेरिकन प्रेसिडेंट के एक सनक का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप आज पावर के नशे में धुत हो चुके हैं, तो बस किसी न किसी तरीके से वो चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को निकल जाए। इसीलिए जब भी उन्हें एस्टिन फाइल जैसा कोई डोमेस्टिक चैलेंज दिखता है तो वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी ग्रीनलैंड इन पर चढ़ा देते हैं। वेल, इस केस में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ही बड़ा कारण है, लेकिन यह भी मानना होगा कि ट्रंप का ग्रीनलैंड में जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ज्यादा भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी दो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय वुड्रो विल्सन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हैरी ट्रूमैन। अमेरिका के लिए यह टेरिटरी खरीदना कोई नई चीज नहीं है। लुइसियाना से लेकर अलास्का तक अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री टटोलोगे तो आपको ऐसे स्टैंड मिलेंगे जहां अमेरिका ने जरूरत के हिसाब से नई टेरिटरी पर आक्रमण नहीं किया, उसे खरीदा है। पिछले शताब्दी में ग्रीनलैंड के साथ भी यही मॉडल अपनाया गया है ऑलरेडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी ने मेनलैंड डेनमार्क को ऑक्यूपाई कर लिया था, इसीलिए ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके रखा था, ताकि जर्मनी के हाथ ये टेरिटरी न लग जाए। यूएस ने वहां मिलिट्री और रेडियो स्टेशन स्टेबलाइज किए। वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने बाकी टेरिटरी तो डेनमार्क को वापस कर दी, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ग्रीनलैंड में परमानेंटली स्टैंड तब से रही है। इसके बाद अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1959 में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के तहत यूएस को ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस बिल्ड और मेंटेन करने का अधिकार मिलता है, जिसके बदौलत खुले बेस में अमेरिकन प्रेजेंस आज भी बरकरार है। तब सवाल ये उठता है कि अगर पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है अमेरिका, नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड अमेरिका का बेस है, शॉर्ट ऑफ हिस्सा है, तो फिर यह टोटल टेक ओवर का प्रेशर बनाया क्यों जा रहा है? इसका जवाब ग्रीनलैंड में आपको मिलेगा। यू विल हैव टू स्केच दिस सरफेस, सतह के नीचे जवाब आपको मिलेगा। ग्रीनलैंड का 80% से ज्यादा हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए सालों से यहाँ दुनिया की नजर नहीं गई थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीनलैंड और उसके ऊपर स्थित आर्टिक ओशन में बर्फ पिघलने लगी है। बर्फ पिघलने से ग्रीनलैंड की सतह के नीचे छुपे मिनरल्स को अब लोग थोड़ी और आसानी से निकाल सकते हैं, और आर्टिक में पिघली हुई स्नो की वजह से नए शिपिंग लेन्स भी खुल रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज पोलर आइस केप्स को मेल्ट कर रहा है, वैसे वैसे आर्टिक ओशन और ज्यादा यूजेबल हो रहा है। मतलब जो जगह पहले अनएक्सेसिबल थी शिप्स के लिए, आज वहां पर शिपिंग और कमर्शियल एक्टिविटी तेजी से बढ़ने वाली है।
आर्टिक ओशन में अब नए सी रूट्स का मतलब यह होता है कि नॉर्थ अमेरिका को कोस्ट लाइन से जुड़े हिस्से से नॉर्थर्न ईस्ट पैसेज निकलने वाला है और सेंट्रल आर्टिक के थ्रू ट्रांसपोलर सी रूट बनने वाला है। आइडिया सिंपल है, एशिया और यूरोप के बीच जो ट्रेडिशनल रूट है वो स्विस कैनाल के थ्रू होकर जाता है। आर्टिक से उसका अल्टरनेटिव बन सकता है, जहां नॉर्दर्न रूट न सिर्फ हफ्तों का समय बचाएगा बल्कि जहाजों के लिए फ्यूल कॉस्ट और स्विस कैनाल की हेवी फीस प्राइस को भी बचाएगा। इसका मतलब यह है कि हर साल खरबों डॉलर का फायदा। जैसे जैसे आर्टिक की कमर्शियल वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस पर कंट्रोल जमाने की कोशिश न और तेजी से होती रहेगी। आर्टिक पर एक्टिव ग्लोबल ट्रीटीज की वजह से न सिर्फ 5 देशों का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, वो है अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रशिया। मतलब 4 देश तो नेटो के हैं और एक रशिया। ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक और आर्टिक ओशन का एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहां से पूरे ओशन की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है। ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप यानी GIUK गैप एक क्रिटिकल नेवल चौक पॉइंट माना जाता है। ये चौक पॉइंट आर्टिक को अटलांटिक से कनेक्ट करता है और सबमरीन मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। रशियन सबमरीन को मूवमेंट करने के लिए और नेटो की डिफेंसिव पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यह गैप क्रूशियल माना जाता है। पर ग्रीनलैंड की कहानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, शिपिंग लेन्स और नेवल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। एक और वजह है जिसकी वजह से आइसलैंड ग्लोबल टग ऑफ वॉर के बीचों बीच अपने आप को खड़ा पाता है और वो है इसके नेचुरल सोर्सेज। ग्रीनलैंड के नीचे ऑयल और गैस रिजर्व, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स होने का अब पक्का सबूत मिल चुका है। बर्फ पिघलने से इन रिसोर्सेज को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर आज अमेरिका का पूरा वीक टेक टिका हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन, सेल फोन, चिप्स, EVs, रेस्ट ऑफ द हाई एंड जो टेक मैन्युफैक्चरिंग है सब के सब रेयर अर्थ मिनरल्स पर ही चलते हैं। और ये रेयर अर्थ की जो रेस है उसमें चाइना सालों से आगे रहा है। चाइना आज ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई को अकेले कंट्रोल करता आया है। यूएस सालों से कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते आया है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल उसने यूक्रेन को बुली करने की कोशिश की और अब वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जमा लेने से सारे सोर्सेज जो है वो ऑटोमेटिकली यूएस के नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड का माइनिंग स्ट्रक्चर जनरली अनएक्सप्लोर्ड है, हार्श एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है, प्रोसेसिंग चैलेंज है। ये सब फिक्स करते करते सालों लग जाएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। इसके साथ जो क्लाइमेट कंसर्न है और इकोलॉजिकल डैमेज जो खतरा है वो अलग। लेकिन अगर ये सब कुछ सही तरीके से काम करता है तो ग्रीनलैंड से मिलने वाले जो रिटर्न्स है वो कुछ कम नहीं होने वाले हैं। अमेरिका का बिग टेक ना ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है, इसीलिए ट्रम्प से पहले ही अमेरिका के कुछ बिलियनर्स ने अभी अपना पैसा ग्रीनलैंड के मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन में लगाना शुरू कर दिया या पैसा कमिट कर दिया है। बिल गेट हो या पीटर थाइल हो, हर कोई अब ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है, वहां पैसा लगा रहा है। इसीलिए कभी कभी शक तो ये होता है कि भाई यहाँ कौन सी क्रोनोलॉजी चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ग्रीनलैंड में यूएस के बिजनेस को ज्यादा दिलचस्पी है? ट्रम्प तो बस उसका गंदा सा काम कर रहे हैं और एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो अमेरिका में चल सकती है, क्योंकि ट्रम्प भी तो ठहरे बिजनेसमैन। लेकिन इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि आगे की कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं होने वाली है। अगर अमेरिका अग्रेसर हो जाता है तो बात पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की सिक्योरिटी पर आ जाएगी, बात नेटो के अस्तित्व पर आ जाएगी। अब देखो, नेटो का आइडिया बहुत ही सिंपल है। कलेक्टिव डिफेंस, एक अलायंस जहां मेंबर्स ने एक दूसरे को गारंटी देकर रखी है। आप मानिए बॉन्ड ऑफ ब्लड, जहां उन्होंने कहा है कि भाई एक देश के ऊपर अगर अग्रेसर होगा, हमला होगा तो सब मिलकर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अलायंस के अंदर अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो इसका कोई प्रबंध नहीं है। इसीलिए डेनमार्क बार बार ये बात साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अग्रेसर होता है, ग्रीनलैंड को इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो वो सीधे सीधे नेटो का अंत हो जाएगा। जब कंपनी एग्रीमेंट कमजोर पड़ने लगा या खत्म होने लगेगा तो नाइट ऑप्शन ढूंढेंगे लोग। अब अमेरिका अगर अपने अलायंस को धोखा देने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि रशिया या चाइना के साथ यूरोप डील करने लगेंगे। आज तो कम से कम अमेरिका की बात ये लोग मान लेते हैं, क्योंकि भैया अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा आर्मी अमेरिका देता है। लेकिन अगर अमेरिका ही ये सारी हरकतें करने लगा तो शायद चाइना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएगा, और चाहे या ना चाहे वही चीज हो जाएगी अल्टरनेटिव जो अमेरिका नहीं चाहता है। जिससे अमेरिका को यह डर लगता है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उसके जो राइवल्स है वो घुस आएंगे। यूरोप में रशिया और कम से कम चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना कोई ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आइडिया नहीं है। इसके साथ ही साथ ग्रीनलैंड पर किसी भी तरीके का हमला रशिया और चाइना के लिए एक सिग्नल होगा कि अब दुनिया में माइट डिसाइड का जो दौर है वो फिर से वापस आ गया है। इसीलिए सब कोई अपनी अपनी टेरिटरी मार्क कर लो, एक्सपांड करना है तो एक्सपांड कर लो, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा आगे। क्योंकि अमेरिका खुद ही दुनिया को ऐसे समय पर वापस घसीट रहा है जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई मायने ही नहीं रहेगा। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए वो ले लेगा, रशिया को यूक्रेन चाहिए वो उस पर गमन कर लेगा, चाइना को ताइवान चाहिए, भारत के हिस्से चाहिए वो ले लेगा। रोकने के लिए कोई नहीं आने वाला है आगे। ऐसे में भारत जैसे इमर्जिंग पावर के लिए ये एक टफ चॉइस रहेगी। अब वो इन सबसे कैसे फाइट करेगा, इसके लिए इंडिया के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपनी इकोनॉमी को चुपचाप इंक्रीज करता रहे या बाकी देश जो करेंगे वो करता रहे।